फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें पढ़कर आप पासिंग मार्क्स से कहीं अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तो सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, यानी कि पिछली ईयर्स जो आई हुई क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पिकअप किए हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, हर चैप्टर से सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपके पासिंग मार्क्स से कहीं अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देख लेते हैं, पहले चैप्टर से सारे क्वेश्चन मैंने अंतिम चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन बनते थे सभी सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 100 क्वेश्चन है, इन्हें पढ़कर एक बार आप ज़रूर जाइएगा तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके PYQ क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है। तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला ही चैप्टर है आपका ऊष्मागतिकी और उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है। तो बताना है आपको, याद रखना DQ इक्वल DU प्लस DW। यहाँ पे DQ आपकी कुल ऊष्मा है, आपकी तीव्र ऊष्मा, और DU है आपकी इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, और DW है आपका कुल कृतकाट, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि समआयनिक प्रक्रम में कृतकार कितना है। तो समआयनिक प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ DC हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है घटती है। जो इंटरनल एनर्जी है समतापी प्रक्रम में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा। आगे चलते हैं, सभी क्वेश्चन आप देखेंगे PYQ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिए 2018 में, ऊपर भी देखेंगे तो आप 2017 में दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। नीचे भी सभी क्वेश्चन आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन सभी आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वक्र समतापी तथा रुद्धोष्म की प्रवणता को दर्शाता है। तो रुद्धोष्म में पूछा, याद रखना आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बना दिया, ठीक है। इधर से P इधर V जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी ऐसा आपको इक्वेशन दे दिया, अगर यहाँ पे मैं ही खुद फिगर बनाऊँ तो आपको मैं एक बार ही बता दूँ कौन सा हो जाएगा। अगर मैंने ये रहा और एक ही रहा, तो इन दोनों में अगर मैं पूछूँ तो कौन सा रुद्धोष्म होगा, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का है, तो आपको हमेशा बताना है 2 नंबर का यहाँ पे आपका जो रुद्धोष्म है। कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका ढाल अधिक होती है, ये देखो इसके समांतर लगता है, इधर इस प्रकार से जा रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ये अधिक ढाल है, ठीक है। तो ये आपका रुद्धोष्म हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो इसके इस प्रकार से जा रहे हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें ये रुद्धोष्म बताएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये रुद्धोष्म इस साइड बताया गया और ये देखो आपस में क्रॉस करें, जो ये तो एकदम गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके समतापी हैं, ये यहाँ से रुद्धोष्म, इन दोनों की तुलना में ये देखो ढाल है, ढलान सा बना हुआ है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से बनेंगे तो ये वाला ढाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन बन जाता है, एक ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से प्रक्रम में क्रिया सबसे तेज होती है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में सबसे फास्ट होती है, सबसे स्लो होती है आपकी समतापी प्रक्रम में, ठीक है। तो सबसे तेज रुद्धोष्म में होती है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे ये रुद्धोष्म में है, ठीक है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ AC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊष्मा इंजन के रूप में कार्नो इंजन की दक्षता आपकी 1/10 दी है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर की भांति किया गया है। यदि इस तंत्र पर किया गया कार्य 10 जूल हो तो निम्न तापर कुंड से अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए, तो यहाँ पे कार्नो इंजन का एक इक्वेशन होता है, आपको याद होगा, कार्नो इंजन इक्वल होता है W/Q। तो यहाँ पे आपको W की वैल्यू दी है 10 जूल और आपके कार्नो इंजन की दक्षता दी है 1/10। अब इस इक्वेशन में हम इसका मान रखेंगे, इसकी वैल्यू दी है 1/10, यहाँ पे 1/10 रखेंगे, और इस इक्वल में दिया है 10/Q। यहाँ पे Q की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल हो जाएगा आपका 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 10 जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला याद रखना है, क्या मैंने आपको बताया, फार्मूला मैंने आपको बताया कार्नो इंजन की दक्षता इक्वल W/Q। इसके अलावा भी और फार्मूला होते हैं, वो मैं आप आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन भी आएगा उनमें भी अप्लाई करेंगे उन फार्मूले को। तो देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है कार्नो इंजन की दक्षता इक्वल, ठीक है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो देख लेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि एक आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। तो ये याद रखना, समतापी प्रक्रम में समतापी परिवर्तन में नियत रहने वाली भौतिक राशि ताप होती है।
प्रेशर। ऑप्शन नंबर यहाँ AC हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि समदाबी प्रक्रम में, यहाँ पे समतापी था, यहाँ कुछ समदाबी प्रक्रम में कृत कार्य कितना होगा। तो समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, आपका इक्वेशन डायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना W स्क्वायर क्या हो जाएगा, P कोष्टक में V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके, यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी BSc लेवल के हैं। तो जो आपके सभी चैप्टर हैं वो इस सभी चैप्टर BSc में भी हैं लगभग। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आप ये दिखा रहा हूँ तो ये एयरफोर्स में भी आया वो क्वेश्चन है। आप देखेंगे 2018 में आपके जो BSc में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो जो आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था शुरू में, डी क्यू इजुकल क्या था, डी क्यू इजुकल था DU प्लस DV, सॉरी DW, ये आपका कुल कार्य था, यहाँ पे आपकी ये कुल ऊष्मा थी, ये आपकी इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा थी, इसी के बारे में पूछा है। यहाँ पे आपको चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो याद रखना 0 हो जाएगी, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में वापस वहीं पे आ जाएगी। आपको पता होगा कि DU कल मैं आपको बता दूँ, यानी कि आपको DU कल क्या होता है, U फाइनल माइनस U कल होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वापस वही उसी जगह पे आ जाती, तो आपकी जो DU की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आंतरिक एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि जब चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है तो इक्वेशन क्या बनता है। तो इक्वेशन बचता है आपका DQ इक्वल हो जाएगा DW, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है पर इसके ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए, ये ऑप्शन किसी अदर क्वेश्चन के थे, शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे गलती से पिकअप किया है यहाँ से, तो ये इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते, कह रहा है कार्नो इंजन की दक्षता क्या है। तो अभी मैंने बताया था कार्नो इंजन की दक्षता इक्वल, एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था W इक्वल Q, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये देखो एक और आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो कार्नो इंजन इक्वल होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पे देखेंगे तो आप T1 और T2 क्या है, T2 है आपका, T2 है आपका सिंक का स्रोत और T1 है आपका सिंक का ताप, और T2 है आपका सिंक का ताप एंड T1 है आपका स्रोत का ताप यानी स्रोत का टेम्परेचर। तो अभी आएगा क्वेश्चन, उसमें हम अप्लाई इस फार्मूला का करेंगे, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए 1 माइनस T2 अपॉन T1। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100 डिग्री सेल्सियस हो सकती है यदि सिंक का ताप, देखो अभी मैंने बताया सिंक का ताप किससे प्रदर्शित करते हैं, T2 से, और T2 का ताप यानी T2 की वैल्यू कितनी हो, जिसके लिए T2 का ताप कितना हो कि इंजन की दक्षता 100% हो जाए। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इक्वल क्या होता है, 1 माइनस होता है T2 अपॉन T1। अगर हम T2 की वैल्यू क्या रखें, T2 की वैल्यू 1 है नीचे, T2 की वैल्यू क्या रखें यानी कितना ताप रखें कि आपकी जो इसकी दक्षता 100% हो जाए। तो वो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जब क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको जो T1 T2 की वैल्यू दी होती है वो डिग्री सेल्सियस में दी होती है, उसको बदल के जब सॉल्यूशन करते हैं, सवाल में तो डिग्री सेल्सियस में दिएगा, जब उसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको केल्विन में सॉल्यूशन करना होगा, और केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 प्लस करना होगा, तब वो केल्विन में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना डिग्री सेल्सियस भी दिया है, डिग्री केल्विन भी दिया है। तो डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में दिया होता है, सॉल्यूशन करते हैं तब T2 की वैल्यू क्या आती है, केल्विन में आती है, तो केल्विन में ही आप इसका 0 होना चाहिए। कैसे, अगर इस इक्वेशन में हम 0, यहाँ पे देखो मैं फिर से आपको बता दूँ, ये जो इक्वेशन था 1 माइनस T2 अपॉन T1 था, अगर यहाँ पे T1 T2 की जगह 0 रख दें, ये वैल्यू जो रख दें 0, तो क्या हो जाएगा, एन जो आप इंजन की दक्षता इक्वल क्या 1 बचेगा, क्योंकि ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, ठीक है, इंजन की दक्षता परसेंटेज में निकाली जाती है, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में बन जाएगा, यानी आपका इंजन की दक्षता 100% निकल के आ जाएगी। कब आएगी, जब आपका जो सिंक का ताप 0 डिग्री केल्विन हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, कार्नो चक्र में होती हैं 4 प्रक्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे, PYQ देखने को मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर आई क्वेश्चन है, पिछली ईयर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी यदि
स्रोत एवं सिंक के ताप के अनुसार, देखो अभी मैंने बताया था जो आपके स्रोत का ताप और सिंक का ताप डिग्री सेल्सियस में दिए होंगे, इसको आपको केल्विन में बदल के सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इंजन की दक्षता, इसी फार्मूले में इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सिंक स्रोत का पहला स्रोत का ताप दिया है आपका 327 डिग्री सेल्सियस दिया है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, T1 से। और सिंक का ताप है 27, तो इसे T से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख के दिखाता हूँ आपको फार्मूला, N=1 - T2/T1, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका T2 क्या मैंने अभी बताया, सिंक का ताप, ये हो गया। इसमें ये डिग्री सेल्सियस में ऐसे केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 300 केल्विन। T2 की वैल्यू यहाँ पे 300 रखेंगे, और अपॉन में कितना, ये T1 की वैल्यू ये है, क्योंकि ये स्रोत का ताप है। तो इसमें हम जब 273 ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 के हो जाएगा। ठीक है, केल्विन। तो अब इसे फार्मूले में डायरेक्ट रखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट रखते हैं इस फार्मूले में, इंजन की दक्षता इक्वल 1 - 300, ये था आपका। केल्विन में सबको निकाला बदला है, फिर इसको फार्मूले में रखा है T2 की वैल्यू, फिर अपॉन में 6 रखा है, 600। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 1/2। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से चलो 1/2 निकल के आएगा। अब मतलब आपका क्या निकल के आया, कार्नो इंजन की दक्षता हुआ 1/2। अब ये देखो आपका इक्वेशन निकल के इसका मान निकल, लेकिन इसे हम परसेंटेज में वैल्यू दी गई। देखो यहाँ पे सभी देखें परसेंटेज में दी गई। जब इसका परसेंटेज में बदलेंगे तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसका डिवाइड जाएगा, तो कितना बचेगा, 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 50%। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये ऐसा ही क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे गए हैं, और ये आपके एग्जाम में भी बीएससी यानी पूछे गए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अभी सेकंड सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो अभी ये जो आपके चैप्टर है सभी सेकंड सेमेस्टर में गए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में है, तो ये क्वेश्चन जरूर इनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है। ये देखिए, मैक्सवेल के 4 नियम थे। मैक्सवेल का प्रथम नियम, मैक्सवेल का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम। पहले नियम को आप याद कर लीजिए। पहले नियम से लेट हम चारों नियम को याद करा देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ना एक आएगा। पहला नियम पूछ लिया जाएगा, ये दूसरा नियम है, तीसरा नियम देख लेते हैं। जैसे कि पहला नियम है मैक्सवेल का, ये 2017 में पूछा गया है। अगला देखेंगे दूसरा नियम तो नहीं पूछा गया है, यहाँ पे 2017 में तीसरा नियम पूछा गया है, और यहाँ पर देखेंगे 2017 में ये आपका चौथा नियम भी पूछा गया था। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सवेल का नियम, ऊष्मा गति का संबंध। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम या संबंध या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहला आपको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, देखो आपको मैं तो डेल टी अपॉन डेल वी, टी पहले था टी क्यू पी क्यू आर टी यू वी। ठीक है, टी के बाद वी आता है, और पी के बाद आता है पी क्यू आर एस। मतलब याद रखना, पहला कैसे भी याद कर लेना, डेल टी अपॉन डेल वी और इक्वल माइनस, ये याद रखना पहला नियम और चौथा नियम, पहला संबंध और पहला जो आपका प्रथम और ऊष्मागति का चौथा जो नियम है उनमें माइनस आएगा, और बाकी दूसरे और तीसरे में प्लस आएगा, यानी पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे जो माइनस दिया है आप देखेंगे तो ये प्लस आएगा दूसरी तीसरी में, और यहाँ पे क्या दिया है, डेल पी अपॉन डेल एस। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये एस और ये वी है, किसके अनुसार, यहाँ पे ये एस तो इस साइड एस चला जाएगा, और ये यहाँ पे ये वी है तो इस साइड हम वी लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इस साइड करना है। देखो यहाँ पे एस है और यहाँ पे वी है, क्योंकि ये वाला वी यहाँ से उठा के आपको मैं तरीका बता दूँ याद करने का, ये वाला एस यहाँ पे, तो एक याद कर लीजिए, डी टी डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल माइनस डी पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल एस, माइनस का है। ठीक है, अब इसी को चौथा नियम कैसे याद करेंगे, चौथा नियम देखो इसी की दिया है, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल वी है तो इसके लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल, माइनस में लिखेंगे क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल पी, अपोजिट उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, और ये आप नीचे देखेंगे, ये वी था और ये एस था, ये कहाँ से आया था, इस प्रकार से। अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पर पी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टी दिखाई दे रहा है तो टी इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन में टी हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब चौथा नियम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसी प्रकार से इसका अपोजिट किया गया है। डेल टी अपॉन डेल वी है तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, चौथा नियम ये देखो है, जिसको जस्ट अपोजिट किया गया है, डेल वी अपॉन डेल टी, और डेल पी अपॉन डेल एस था, और यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल पी हो जाएगा। और जो बेस में देखो यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी गया है, और यहाँ पर पी है तो यहाँ पर वी है। इस प्रकार से चौथा नियम याद हो गया होगा आपको पहले नियम से, और इसमें भी माइनस है। लेकिन अब देखेंगे कि आपका पहले नियम से दूसरा नियम कैसे बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लस करना होगा।
जैसे कि पहला नियम था या इसका मैक्सवेल का, इसको याद कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा 100%। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से दूसरा नियम इससे कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल पी दिया है, इन दो को हम अपॉन में लिखेंगे, यानी डेल पी अपॉन डेल टी लिख देंगे। ठीक है, और इज इक्वल प्लस में लिखेंगे, इसके अपॉन में जो डेल एस है इसके अपॉन में हम लिखेंगे डेल वी, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ठीक है, आप ऊपर डेल पी अपॉन डेल टी लिखेंगे और डेल एस अपॉन यहाँ से डेल एस अपॉन डेल वी लिखेंगे। तो अब यहाँ से नीचे बेस लगाने का क्या तरीका मैंने आपको बताया, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, और यहाँ पर वी है तो यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। देख लेते हैं, यही सेम नियम होगा, मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे क्या दिया है, डेल पी अपॉन डेल टी हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी। देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा नियम दिया है, डेल पी अपॉन डेल टी हो गया और डेल एस अपॉन डेल वी हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी क्या, कि यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ टी जाएगा और यहाँ पर वी है तो यहाँ पर वी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा नियम होगा। दूसरे नियम से तीसरा नियम याद कैसे करते हैं, देखो मैक्सवेल का द्वितीय उष्मागति का संबंध या नियम है। ठीक है, संबंध ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उष्मागति का द्वितीय उष्मागति का मैक्सवेल का द्वितीय उष्मागति का संबंध है, और यहाँ पे ये चौथा था। ठीक है, अब तीसरा कैसे याद करते हैं, इसी से। अब जो मैंने पहले को अपोजिट करके उल्टा करके लिखा था तो चौथा बना था, यहाँ पर भी हम उल्टा करेंगे तो तीसरा बन जाएगा। डी पी अपॉन डी टी है और डी एस अपॉन डी वी है, इसको अब उल्टा करके लिख देंगे। इसको लिखेंगे क्या, डी टी अपॉन डी पी, क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी पी। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा नेम क्या है, डी टी अपॉन डी पी, इसका उल्टा करा है। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एस। और यहाँ पे नीचे क्या बीस लगाने का तरीका है मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पर पी जाएगा, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस जाएगा। लगता है आपको तीसरा भी मैक्सवेल का उष्मागति का संबंध याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। इनसे क्वेश्चन एक आएगा जरूर, तो इन्हें पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, अब यहाँ पे संबंध पूछ लिएगा, कौन सा संबंध यहाँ राइट या रॉन्ग है। ठीक है, तो सही संबंध क्या है यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दिया है कि एफ इजक्वल यू माइनस टी एस, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। उष्मागतिक विभव क्या है, तो उष्मागतिक विभव में कौन कौन सी राशियाँ यूज होती हैं, तो यू एच एफ जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही संबंध यहाँ पे पूछा गया है, तो सही संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इजक्वल यू प्लस पी वी, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहराई तक जमी हुई झील, किसी झील के पृष्ठ का ताप -10 डिग्री है सेल्सियस है, तो इसकी सतह पर ताप का न्यूनतम अनुमानित मान कितना होगा, -6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी को गिब्स मुक्त ऊर्जा जी के पदों में परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लिया है, क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल माइनस एस, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्सवेल समीकरण क्लासियस कैलेब्रॉन समीकरण से मार्गदर्शित करता है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी इक्वल डेल वी अपॉन डेल एस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मागतिकी में गिब्स फलन जी निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखो अभी ये क्वेश्चन आया था, जी इक्वल एच माइनस टी एस, तब समतापी तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम में जी का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, मतलब नियत रहेगा परंतु शून्य नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासियस क्लेपेरॉन ऊष्मा समीकरण क्या है, तो याद रखना इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इक्वल एल अपॉन टी कोष्टक में वी टू माइनस वी वन, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ दिया है, कह रहे कि न्यूटन का शीतलन नियम है विशेष दशा क्या है कि स्टीफन के नियम की है, तो ऑप्शन नंबर आपकी डी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। कह रहे हैं कि प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा ई तथा आदर्श गैस दाब पी में संबंध बताइए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए क्वेश्चन, ये भी 2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा ई और आदर्श गैस पी दाब में संबंध पूछना है, तो पी इक्वल यानी आपका प्रेशर इज इक्वल 2/3 ई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक परमाणु गैस के लिए सही संबंध क्या है, तो सही संबंध हो जाएगा सी पी अपॉन सी बी इक्वल 1.67, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि किसी गैस के अणुओं की स्वतंत्रता कोटि एफ है, तो उसकी दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा F+2/F,
ठीक है, तो इसको अब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1+1+2/f। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f+2/f आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, किस पर, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबंधित गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 3/2 kT। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि ऐसी आदर्श गैस के लिए जिसकी n स्वतंत्रता कोटियाँ हों, Cp/Cv का मान क्या होगा। तो 1+2/n, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। उच्च तापों पर परमाणु गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 5। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा एवं उसके परम ताप में संबंध क्या है, क्या हो जाएगा, के अनुकरणानुपाती टी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी परमाणु गैस के लिए यदि घूर्णन नियतांक बी जूल तथा कंपनिक आवृत्ति v हो तो निम्न में से सही संबंध क्या हो जाएगा, 2b=hv। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णी गति को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, कितनी होती है, h²/4π²I/J। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। कह रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे देखो, घूर्णन गति की उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, h²/4π² जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिए। क्या है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण क्रिस्टका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी नियतांक का मान कितना है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसे क्या, V=Hg/4.965 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि एक गोली कोष की त्रिज्या r तथा टेम्परेचर तथा ताप यानी टेम्परेचर T, इसके भीतर कृष्णिका विकिरणों को एक ऐसी आदर्श गैस माना जा सकता है जिसकी प्रति इकाई आयतन आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी स्मॉल U/V अनुकरणपाती T⁴ तथा दाब P=1/3 UV यदि है। तो यदि कोष में दो से प्रसार हो तो T और R में संबंध क्या होगा, तो T विक्रमानुपाती R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। आयतन V में उपस्थित विकिरण का दाब P तथा कुल ऊर्जा E है, PV का सही मान क्या हो जाएगा, तो E/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परावैंगनी कैटास्ट्रॉफी रैले जीन नियम का विचलन है उच्च आवृत्तियों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतापी गुहिका के अंदर संलग्न विकिरण निर्भर करता है उसके ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टीफन के नियम के अनुसार क्या सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा E=σT⁴। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कृष्णिका उत्सर्जित करती है सतत स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में ऊष्मा प्रवाह तीव्रतम होती है, तो विकिरण में। ऑप्शन नंबर आपका विकिरण में ऊष्मा प्रवाह होती है, तो विकिरण में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की पॉलिश की गई गेंद पर एक काला धब्बा है, इसके उच्च ताप तक गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाने पर धब्बा गेंद से अधिक चमकेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि रैले जीन्स का नियम सत्य है बड़ी तरंगदैर्घ्यों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया है, वीन का नियम सत्य है किसके लिए, लघु तरंगदैर्घ्यों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ भी ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ दोलनीय होने के लिए है, तो कंडीशन कैसे हो जाएगा, LCR परिपथ दोलनीय होने के लिए इक्वेशन R <2√L/C। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। यदि श्रेणी LCR परिपथ में 1/LC=R² 4L² हो तो परिपथ होगा क्रांतिक अवमंदित। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल सेतु का
प्रयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है, किसके? प्रेरकत्व के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल आर परपथ का समय नियतांक कितना होता है? एल बाई आर। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। एल सी आर परपथ दोनों के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? आर इज लेस देन 2√L/c। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल हेतु सेतु का प्रयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है, किसके? प्रेरकत्व के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि एल आर परपथ में धारा की क्षय की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय नियतांक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है एल आर परपथ में समय स्थिरांक व्यक्त किया जाता है एल बाई आर पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकत्व से संधारित्र के आवेश क्षय का समीकरण क्या है? तो आवेश क्षय का समीकरण हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि 10/पाई म्यू एफ का संधारित्र 100/पाई एम मेगा हर्ट्ज के प्रेरकत्व से डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। एल आर परपथ में धारा वृद्धि का समीकरण क्या है? एल आर परपथ में धारा वृद्धि का समीकरण I/I0e⁻⁻L/T। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि एल आर परपथ में धारा क्षय की दर निर्भर करती है, किस पर? समय नियतांक के मान पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह देते हैं भंडारण या क्षय के दौरान परपथ कहा जाता है क्षणिक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.1 म्यू फ़ारेनहाइट वाले संधारित्र को 2 मेगा ओम के प्रतिरोध से डिस्चार्ज किया जाता है, तो समय नियतांक होगा 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैक्सवेल सेतु का प्रयोग निम्न का मान ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है, प्रेरकत्व की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए सी हो जाएगा। यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि शेयरिंग ब्रिज का उपयोग निम्न का मान के प्राप्त करने में शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग निम्न का मान प्राप्त करने में किया जाता है, मतलब किसका मान ज्ञात करना? धारता का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आवेश को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि LCR परपथ में ऊर्जा क्षरण होता है, तो केवल आर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि मैक्सवेल सेतु का प्रयोग निम्न को ज्ञात करने में होता है, संधारित्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मापन हेतु वीन के सेतु का प्रयोग किया जा सकता है। हार्मोनिक रिपोर्ट के आवृत्ति के प्रतिरोध, इनमें से एक भी सही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि क्षरण विधा का प्रयोग मापने में किया जाता है किसके? उच्च प्रतिरोध के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है शुष्क चालक 0 डिग्री केल्विन पर होता है कुचालक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। यहाँ पर जी और एस आई के लिए ताप की सुरक्षा सीमा कितनी है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। इसकी 100 डिग्री और इसकी एस आई की यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अर्धचालक में फर्मी स्तर पाया जाता है, तो वीबी और सीबी के बीच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? तो आपका सिग्मा इक्वल ई कोष्टक में एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीतलता निर्भर करती है किस पर? ताप पर या डोपिंग क्षमता पर, ये दोनों पर। तो शीतलता इन पर किसी पर भी निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट है। अगला क्वेश्चन है दिया है कि अर्धचालक एवं 5 संयुग्मी अशुद्धियाँ मिलाने पर बनता है n प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि शुद्ध SI की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो शुद्ध G से अधिक होती है, ठीक है, J से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि G/SI के लिए ताप की सुरक्षा सीमा कितनी होती है? तो अभी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यह दिया है कि एक अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है। एक अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है, समान मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि नॉर्टन प्रमेय है। तो नॉर्टन प्रमेय क्या है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आई एल इज इक्वल हो जाएगा V/R1 + R2। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है, कह रहा है कि नेटवर्क प्रमेय को उन नेटवर्क में प्रयोग किया जा सकता है जिनमें दोनों दिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह पूछा है कि सुपरपोजिशन प्रमेय परपथों पर प्रयुक्त किया जा सकता है जिनके पास रेखीय अवयव हों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, एन प्रकृति के अर्धचालकों में आवेशशाही हैं कौन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो अर्धचालक के परमाणु क्रमांक पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अर्ध अविनत में डायोड व्यवहार करता है बंद स्विच की तरह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है जेनर डायोड सदैव प्रयुक्त होता है पश्च अविनत में। ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, क्या कह रहा है कि ये जेनेट डायोड में धारा किसके कारण बहती है। तो जेनर डायोड में धारा किसके कारण बहती है, तो ये आपको बताना है। तो याद देख लेते हैं हम, ऑप्शन दिए गए बहुसंख्यक वाहकों द्वारा या अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी मिल जाएगा, अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं कि क्षरण विधा का प्रयोग मापने में किया जाता है। क्षरण विधा का प्रयोग मापने में किया जाता है उच्च प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक ट्रांजिस्टर के लिए ओवेनिष्ठ आधार विन्यास में आधारा अल्फा एवं ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास सीई के बीच बीटा के बीच संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल बीटा कोष्टक में 1 - बीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत क्या है। तो यहाँ पे संकेत के रूप में आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि अर्धदिष्टधारी दिष्टकारी में IDS/DC का मान क्या होगा। तो I0 इज अपॉन पाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटा का सही सूत्र क्या है। तो बीटा इसका हो जाएगा IC/IB। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते, ट्रांजिस्टर में कौन आकार में सबसे छोटा होता है। तो ट्रांजिस्टर में आधार आकार में सबसे छोटा होता है। NPN ट्रांजिस्टर में धारा चालन होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रवर्तक में विभव लाभ है कितना है। तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, AV इक्वल हो जाएगा अल्फा RL/RI। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा है कि RC युग्म प्रवर्तक का लाभ है सभी आवृत्तियों पर नियत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवेनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक में निवेशी वोल्टता सिग्नल व निर्गत वोल्टता के बीच कलांतर होता है। कलांतर कितना हो जाएगा। तो 180 डिग्री अंश, यानी 180 अंश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। RC युग्मत प्रवर्तक का वोल्टेज लाभ कितना है। वोल्टेज लाभ है केवल उच्च प्रवृत्तियों पर घटता है, केवल उच्च आवृत्तियों पर घटता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि जिन एम्पलीफायरों में प्रतिरोध धारित्व कपलिंग प्रयुक्त होती है वह कहलाते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन, कपलिंग संधारित्र का प्रतिघात कम होना प्रदर्शित क्या करता है, लाभ का घटना। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कपलिंग संधारित्र का प्रतिघात कम होना लाभ का घटना प्रदर्शित करता है। डबल सी परपथ का धारा लाभ सी की तुलना में अधिक होता है ओवेनिष्ठ संग्राहक प्रवर्तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। एक मल्टीमीटर माप सकता है, तो मल्टीमीटर विभव को माप सकता है, प्रतिरोध को, धारा को, इन सभी को माप सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, सिग्नल का क्षर मूलतः होता है कमज़ोर करना। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग संधारित्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है निम्न अंतक प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CRT की चुंबकीय स्थैतिक फोकसिंग अनुक्रमानुपाती होती है और इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात के वर्गमूल के पर्दे पर क्षेत्र के बीच की दूरी के चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर डी से जो उपयुक्त सभी के। अगला क्वेश्चन है, CRO का प्रयोग मापन के लिए होता है किसके,
वोल्टेज, आवृत्ति, कला, इन सभी को माप सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से जाओ, अप्रयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अभी बिल्कुल भी नहीं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, दिया है कि मल्टीमीटर का सिद्धांत है। तो वोल्टमीटर, अमीटर, ओम मीटर, इन सभी का तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी ने इन्हें याद कर लिया होगा। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही ये क्वेश्चन थे। अगर इन सभी को एक बार आप पढ़ के जाते हैं तो ये समझ लीजिए आपके पासिंग मार्क्स से कहीं अच्छे नंबर आ जाएंगे। पूरी जो आपकी बुक है उसमें से 100 क्वेश्चन चॉइस किए हैं, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी में आपको 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपके इन सभी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए इसे पढ़ के जाइए। आप अच्छे से इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाएंगे। तो बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।